नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर एक नया टॉपिक है हमारे पास, जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंस एंड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। तो किस तरह से ये काम करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं सिग्निफिकेंस और रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहली चीज हमारे पास है कि किस तरह से उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैक्स पेयर, रजिस्ट्रेशन इज मस्ट फॉर एंश्योरिंग टैक्स कॉम्प्लियंस। यानी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसका टैक्स कॉम्प्लियंस डिसाइड करना होगा कि कौन कौन अंदर रजिस्ट्रेशन में आता है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अंडर द जीएसटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ ओनली एनी बिजनेस एंटिटी implies an obtaining a unique number, that is GSTN number, from the GST authority for the purpose of collecting GST on behalf of the central government या state government या फिर यूनियन टेरिटरी। कोई पर यूनियन टेरिटरी है, कोई भी यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, अगर आपको जीएसटी कलेक्ट करना है यानी कलेक्टिंग जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, जिसे जीएसटी में GSTN-IN कहते हैं। ओके, और उसे जीएसटी अथॉरिटी के पास से हमें लेना पड़ता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन अ पर्सन कैन नॉट नाइदर कलेक्ट टैक्स, आप टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते, नहीं आप इनपुट टैक्स के लिए कोई क्लेम कर सकते हो। सो क्लेम ऑफ एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द टैक्स पेड बाय हिम, हमने जो भी टैक्स पे किया है। तो रजिस्ट्रेशन कंफर्म्स द एडवांटेजेस। आपको इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट, कि जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इज लीगली रिकॉग्नाइज, यानी आप उसको एक कायदे से मान सकते हो कि ये जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो एक रजिस्टर्ड सप्लायर की तरह जाना सकता है या रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर की तरह जाना सकता है। सेकेंड, ही इज लीगली ऑथोराइज टू कलेक्ट द टैक्स। वही सिर्फ बंदा टैप के पास से टैक्स कलेक्ट कर सकता है। आप किसी भी दुकानदार का अगर बिल देखेंगे, तो बिल के ऊपर अगर जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, तभी वो जीएसटी आपके पास से कलेक्ट कर सकता है। उसके बिना वो जीएसटी नहीं कलेक्ट कर सकता। आप कोई भी दुकान की कोई भी जो भी बिल होता है, उसके बिल के ऊपर आपको जीएसटी नंबर नहीं दिखे और नीचे उसने जीएसटी काउंट किया हुआ है, तो वो इलीगल होगा। सो पास ऑन द क्रेडिट एंड टैक्सेस पेड ऑन द गुड्स एंड सर्विस सप्लाई टू द परचेज ऑफ रिसिप्टेंट। यानी जो भी सप्लायर परचेजर है या रिसिप्टेंट है, गुड्स रिसिप्टेंट है, उससे पास से वो ले सकता है। थर्ड थिंग इज कि ही कैन क्लेम द इनपुट। उसने जो भी माल खरीदा है उसके ऊपर जो भी जीएसटी उसने पे किया हुआ है, वो उसको इनपुट मिल सकता है पार्टनरिंग टू जीएसटी पेड इन इनवर्ड सप्लाई, जो भी उसने खरीदा है। एंड कैन यूटिलाइज द सेम फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू आउटवर्ड। यानी जो कुछ भी वो बेच रहा है उसके अंदर जो भी टैक्स कलेक्ट होगा, उसमें से वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकता है, नहीं वो माइनस कर सकता है। Fourth, that seamless the flow of input tax credit from the supplier to the recipient at the national level. नेशनल लेवल पे आप ये काम कर सकते हो, यानी कोई भी स्टेट से आप कुछ भी खरीदा हुआ है तो सीजीएसटी हो एसटीएसटी हो, सबके लिए एलिजिबल हो जाएगा। हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी एक्ट। किसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो जीएसटी इज टैक्सेबल विच अराइज ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, सेक्शन 22 requires that, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो गुड्स एंड सर्विस शुड बी गेट हिमसेल्फ और इटसेल्फ रजिस्टर्ड। यानी वो बंदा रजिस्टर्ड होना चाहिए या उसकी शॉप का जो भी कुछ नाम है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। हाउएवर, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कैप्ट इनटू व्यू। आपको नीचे का ध्यान रखना है। कौन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किसके लिए है। इफ द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर आपकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट बना रखी है गवर्नमेंट ने, अगर वो लिमिट से अब ज्यादा आपका टर्नओवर होता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। So an aggregate turnover of the financial year exceed threshold limit। आपका एग्रीगेट टर्नओवर आपका फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सो रूल 21-22 के अंदर मेंशन किया है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है। फर्स्ट, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी अदर देन स्पेशल कैटेगरी 20 lakhs। स्पेशल कैटेगरी को छोड़ के बाकी सबके लिए 20 लाख की लिमिट है। यानी 20 लाख से अगर उसका टर्नओवर जाता है एग्रीगेट टर्नओवर, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। एग्रीगेट टर्नओवर फॉर स्पेशल कैटेगरी की बात की जाए, तो स्पेशल कैटेगरी में अंदर 4 स्टेट दे रखे हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। ओके, MMNT हम ऐसे कहेंगे, जिसे याद रखने से इजी हो जाएगा। MMNT, दैट इज मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। उनके लिए ये स्पेशल कैटेगरी में सिर्फ 10 लाख की लिमिट है। यानी ये 4 स्टेट के अंदर आपका 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर हुआ, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। इसके अंदर मेंशन किया गया है, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया गया है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, registration is not required in the case of the person who is engaged in exclusively supply of goods।
सिर्फ सप्लाई के लिए मेंशन किया गया है। अगर वो उसका सप्लाई ऑफ गुड्स whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 40 lakhs if the few conditions are satisfied. ओके, यानी अगर सर्विसेज है तो 20 लाख के लिए ठीक, लेकिन अगर गुड्स के लिए है तो 40 लाख तक उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। ये रूल आ गया था 1 अप्रैल 2019 को। ओके, प्रायर टू 1 फरवरी 2019 द स्पेशल कैटेगरी के अंदर जो स्टेट थे वो थोड़े अलग थे। अरुणाचल प्रदेश था, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। इसमें से अभी सिर्फ 4 बचे हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था, MMNT, जो कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सिर्फ 4 है, बाकी सब हटा दिए गए हैं। तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या कह सकते हो? ये जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हमने देख लिया, आप बात करते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की, कि कोई भी स्मॉल बिजनेस है, एग्रीगेट टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी उसे 20 लाख या 40 लाख से कम भी है, can however volunteer to opt for the registration under section 25(3), वो भी अंडर सेक्शन 25(3) के तहत वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। And the supplies shall be determined for the units or branches of the taxpayer having the same permanent account number, and aggregate turnover is computed on all India basis। जब भी आप कैलकुलेट करोगे आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर, तो ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर उसके सारे यूनिट्स, सारी ब्रांचेस का टोटल कर दिया जाएगा। अच्छा, टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, टर्नओवर के अंदर क्या क्या चीज नहीं आएगी वो चीज बता देते हैं। सो वैल्यू इनवर्ड सप्लाइड विद द पेएबल अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में नहीं जानते तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो इनवर्ड सप्लाईज होते हैं वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। सेकेंड थिंग, कोई भी तरह का जीएसटी हो, आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो या एसजीएसटी या यूटी जीएसटी है, वो भी इसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर की। अच्छा, सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब बाय द रजिस्टर्ड जॉब वर्क शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, यानी आपका काम खत्म हो जाने के बाद वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर ऐड हो जाएगा। ऑफ द गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू द वैल्यू ऑफ सच गुड्स शैल नॉट बी इंक्लूड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द रजिस्टर्ड जॉब वर्क, यानी वो कंप्लीट होने के बाद हो सकता है, अदरवाइज वो इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज एप्लीकेबल है। सो फॉर दिस पर्पज एग्रीगेट टर्नओवर मींस मतलब होता है ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज होता है, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी इसके अंदर काउंट किए जाते हैं, कोई भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस किया गया है उसको भी ऐड करेंगे। इंटरस्टेट सप्लाईज है, यानी 2 राज्यों के बीच में 2 अलग अलग हमारे जो क्या कह सकते हैं कि स्टेट के बीच में अगर होगा तो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑल द सप्लाईज मेड बाय द टैक्सेबल person were on his or own account or made on behalf of all these principles, यानी अगर एजेंट के थ्रू भी आपने सेल किया है तो वो भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर ऐड हो जाएगा। This supply shall be determined for all the units and branches, अभी भी हमने डिस्कस किया कि वो all the units और branches के अंदर हो सकता है, और वो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एक सेम पैन कार्ड नंबर के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। केस तो के बारे में बात करें तो एक केस लेते हैं, केस नंबर 3। Z is retired person, मिस्टर Z है वो रिटायर्ड हो गए, he gets a pension of 40,000 per month, besides he has a fixed deposit in the few bank and the annual interest of the deposit is 19,99,600. occasionally he provide the consultants in the flower decoration, annual receipt to be 500, यानी फ्लावर डेकोरेशन का साइड बाय साइड काम करते हैं, उसमें सिर्फ 500 रुपए उनको मिलते हैं। तो ये केस के अंदर बात करेंगे तो हमें पता है कि पेंशन जो होता है वो तो अलग होता है, वो तो बैंक इंटरेस्ट आपका एग्रीगेट इनकम में हो गया। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर हमारा 20,100,000 रुपए होता है। कैसे? तो पेंशन तो यहाँ पे काउंट नहीं होता, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है उसको हम काउंट कर लेंगे, और उसका जो ऑकेजनली जो फ्लावर डेकोरेशन का काम कर रहा है मिस्टर, तो उसका भी ऐड कर लेंगे। सो एंड बैंक इंटरेस्ट 19,99,600 और कंसल्टेंसी इनकम 500 है। Pension income is not subject to GST. So interest on deposit is not subject to GST, but it include in aggregate turnover. Since aggregate turnover आपका 20 लाख से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ किसको रजिस्ट्रेशन करवाना है उसके हिसाब से यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। ऐसे बहुत सारे केसेस लेके और नए लेक्चर्स में हम देखेंगे। हैव अ गुड डे।